Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of October 2022. तो गाइज आज है तारीख 4 अक्टूबर 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सकुरा जिमा वोल्केनो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द वर्ड डेनिसोवन, एक वर्ड है जिसका नाम है डेनिसोवन। ये कभी कभी मीडिया में देखने को मिलता है, कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो आखिरकार ये जो डेनिसोवन है ये किस चीज़ को रेफर करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, आ फॉसिल्स ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर। ऑप्शन बी, एक अर्ली ह्यूमन स्पीशी है। ऑप्शन सी, एक केव सिस्टम है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया गया था। या फिर ऑप्शन डी, आ जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आपने मंगलयान मिशन के बारे में काफ़ी बार सुना होगा, मार्स मिशन के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लगातार न्यूज़ में रहता है। जो ये प्लैनेट है मार्स, अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में था, आपको याद होगा। नहीं पता है तो सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने थंबनेल में पढ़ा है ना वो बिल्कुल सही बात है। जो मंगलयान मिशन हमने भेजा था उससे इसरो का जो संपर्क है, जो उसका कॉन्टैक्ट था वो अभी टूट चुका है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो सारी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग देखोगे अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इसरो ने कंफर्म किया है कि जो मंगलयान मिशन ओवर हो चुका है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट हम लोगों ने भेजा था ना, उसका जो कनेक्शन टूटा है वो वापस से रिकवर नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से आपको और भी आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, मंगलयान रीचेस एंड ऑफ लाइफ, और ये बात यहाँ पर इसरो ने खुद कंफर्म करी है। आओ थोड़ा सा हम लोग इस मिशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा ये। तो मार्स, मंगल के ऊपर एक मिशन भेजा गया था जिसको हम लोग मॉम के नाम से भी जानते हैं। मॉम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। जो मंगल है ना, मंगल ग्रह, उसके आसपास घूमने के लिए हम लोगों ने एक मार्स स्पेसक्राफ्ट को भेजा था, ठीक है ना। तो इसका नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। यानी ये जो मिशन है ना, ये क्या कर रहा था, अभी तक मार्स के ऊपर नीचे घूम रहा था, इसके ऑर्बिट में घूम रहा था गोल गोल, और मार्स की इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे रहा था। लेकिन अब ये काम करना बंद कर देता है। नाउ पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि इस पर्टिकुलर मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 में। 2013 में इसको लॉन्च किया गया और ये जाकर 24 सितंबर 2014 में अपनी जगह पर पहुंचा। यानी कि जो हमारा डेस्टिनेशन था, जहां तक इसको पहुंचाना था, मंगल ग्रह तक पहुंचा और उसके ऑर्बिट यानी कि उसका जो चक्कर है वो लगाने लगा। अब होता क्या है कि हमने इसको सिर्फ 6 महीने के लिए भेजा था। हमारा एक्सपेक्टेशन था 6 महीने तक ये काम करेगा, लेकिन 6 महीने की बजाय आप देखोगे इसने 8 साल तक वर्क किया। लेकिन कल आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इससे कनेक्शन जो है वो टूट चुका है, अब यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न बताया यह जा रहा है कि इस ऑर्बिटर क्राफ्ट के अंदर में जो बैटरी थी वो बैटरी भी डाउन हो चुकी है और जो इसमें फ्यूल है वो भी ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से इससे जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर टूटा। देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो पूरा का पूरा मिशन था ना, ये लगभग 450 करोड़ रुपए का था। 450 करोड़ रुपए में इस पूरे मिशन को हम लोगों ने अंतरिक्ष में भेज दिया था, जिसकी वजह से इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ भी हुई थी पूरे दुनिया भर में कि हमने बहुत ही ज़्यादा सस्ते में, मतलब आजकल के टाइम पर 500 करोड़ रुपए की फिल्म बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं, इतने में उससे कम ही बजट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक मिशन को लॉन्च किया था।
अब ये मिशन खास क्यों था, यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि बोला गया 450 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे गए थे और 6 महीने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको भेजा था। बट होता क्या है, 8 साल तक ये वर्क करता रहता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यानी पीएम मोदी ने भी अपने किसी बयान के अंदर बोला था कि जो मंगलयान मिशन है ना, वो हॉलीवुड की एक फिल्म है ग्रेविटी, उसमें जितनी लागत लगी है उससे भी कई गुना कम लागत में यहाँ पर हमने इस मिशन को तैयार कर दिया था। और अभी तक यहाँ पर ये जो मिशन है, ये जो स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा था ना, इसने मंगल का पूरा चक्कर लगा रखा है। काफ़ी बार यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स भेजी हैं, 1000 से ज़्यादा जो तस्वीरें हैं वो हमारे पास में देखने को मिलेंगी, है ना। ये बात आपको देखने को मिल जाती है आर्टिकल के अंदर। फिर बताया गया जो प्लैनेट है उसका जो पूरा एटलस है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया था, जो भी हमारे पास में इमेजेस आई थी इस मार्स स्पेस ऑर्बिटर क्राफ्ट के माध्यम से। इस क्राफ्ट के अंदर, इस मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट के अंदर हम लोग कह सकते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लगाकर भेजी गई थी। जैसे इसके अंदर मार्स कलर कैमरा देखने को मिलेगा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर देखने को मिलेगा, यानी ये जो TIS है ना, यानी कि मैंने आपको बताया इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इसका काम क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है उसको जांचने का काम करता है। सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है उसको जांचने का काम करता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर मंगल के लिए मीथेन सेंसर को लगाया था। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइज़र को लगाया गया, एटमॉस्फेयर को यहाँ पर जांचने के लिए। इस प्रकार से बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर चीज़ें इसके अंदर लगाकर भेजी गई थी इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर में, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अगर आप लोग पूरे सौर मंडल को देखोगे, सोलर सिस्टम को देखोगे, तो आपको मार्स देखने को मिलेगा एग्जैक्टली कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा अर्थ के जस्ट पीछे, है ना। तो अर्थ के पीछे आपको यहाँ पर ये मार्स स्थित देखने को मिलेगा। मार्स के पीछे यहाँ पर जुपिटर है, और आपको पता होना चाहिए कि जुपिटर और मार्स के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी आती है। ठीक बात हो गई। अब होता यह है कि सर अभी तक ये नहीं पता चला कि ये एक तरीके से बंद कैसे हुआ। देखो, जब आप लोग इस पर्टिकुलर मिशन को देखते हो ना, तो इसमें है क्या, मतलब इसको किस चीज़ से एनर्जी मिल रही थी, क्योंकि एनर्जी जब तक मिलेगी नहीं तब तक कोई मिशन काम करेगा नहीं। तो एनर्जी किस चीज़ से मिल रही थी, एनर्जी यहाँ पर मिल रही थी इसको सोलर से, यानी कि सूर्य की एनर्जी से ये चल रहा था। और हमने कुछ फ्यूल भी यहाँ पर कुछ किलोग्राम का 30 किलोग्राम प्लस यहाँ पर जो फ्यूल है वो हमने इसके अंदर रखकर भेजा हुआ था कि जब सोलर एनर्जी इस तक नहीं पहुंचेगी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा इस पर्टिकुलर मिशन तक, इस क्राफ्ट तक नहीं पहुंचेगी, तो ये अपना फ्यूल का, अपना ईंधन का इस्तेमाल करेगा, अपने तेल का इस्तेमाल कर कर ये एक तरीके से वर्क करता रहेगा। तो ऐसा चल रहा था। लगभग 2013 में लॉन्च किया गया, तब से यहाँ पर ये काम ऐसे ही हो रहा था। ठीक है ना। सोलर एनर्जी से इसको एनर्जी मिल रही थी। और आपको पता होगा जो सूरज है वैसे वो हमेशा चमकता रहता है, लेकिन होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो प्लैनेट्स हैं वो भी रोटेट होते रहते हैं। तो एक बार में सन की एनर्जी हमारे ग्रह के एक तरफ पड़ती है और फिर एक तरफ अंधेरा रहता है, फिर दूसरी बार में दूसरी तरफ यहाँ पे आपको उजाला पड़ता हुआ देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ अंधेरा देखने को मिलेगा। मतलब वो रोटेट हो रहा है ना, तो इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज की एनर्जी प्लैनेट पर एक तरफ है, एक तरफ नहीं है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसी वजह से देखो, अब ये जो मिशन है ये क्या कर रहा था, मार्स को घूम रहा था, मार्स के इधर उधर घूम रहा था, इसके आगे पीछे घूम रहा था, है ना, गोल गोल चक्कर लगा रहा था। अब हुआ क्या, एक टाइम पर इसको सोलर एनर्जी मिलती थी जब ये सूरज के सामने आता था, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बार अंधेरे में आता था, तो उस समय पर ये एक तरीके से अपने फ्यूल का इस्तेमाल कर लिया करता था। और साथ ही साथ में जो सोलर एनर्जी से जो भी इसको एनर्जी मिली है उससे जो बैटरीज इसके अंदर देखने को मिलती हैं, उस बैटरी से यहाँ पर ये चल लिया करता था। लेकिन अब आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है कि ये बंद कैसे हो गया। फिर बंद इसलिए हो गया क्योंकि मार्स के ऊपर जो सूर्य ग्रहण है, या फिर सूर्य ग्रहण कह लो, या फिर जो सोलर एनर्जी है वो पहुंची नहीं बहुत देर तक। यानी कि जो सन की एनर्जी है, सूर्य की किरणें हैं, वो मार्स के ऊपर बहुत देर तक नहीं पहुंची, और बहुत देर तक पहुंची नहीं तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है, उसको कोई भी एनर्जी मिल नहीं पाई, और उसने अपना ईंधन इस्तेमाल किया, बैटरी का इस्तेमाल किया। तो बैटरी, ईंधन और ये यानी कि जो इसमें फ्यूल का इस्तेमाल किया गया था वो फ्यूल भी यहाँ पे ख़त्म हुआ, बैटरी जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है, और सोलर एनर्जी भी यहाँ पर वो नहीं ले पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे वो जो मिशन है वो पूरी तरह से अभी रुक चुका है। और इसका जो कनेक्शन है वो इसरो के साथ में आज के टाइम पर नहीं है, ऐसा यहाँ पर इसरो ने कन्फर्म किया है। ये आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना, ये आर्टिकल मेंशन करते हैं कि हाँ इसरो ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है। तो ये बात समझ में आई। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, आराम से आपको यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो इसके बारे में ज़रूर से ये बातें ध्यान में रखना। बाकी आपको पता होगा इस मंगलयान मिशन के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है अक्षय कुमार की। ठीक बात हो गई। और अभी मार्स रिसेंटली भी न्यूज़ में था, क्यों
क्योंकि जो चाइना का एक रोवर है उसने यहाँ पर कुछ सबूत ढूंढे हैं कि मार्स के ऊपर कि कुछ बिलियन ईयर्स एगो बाढ़ आई थी वहाँ पर। इस प्रकार के जो एविडेंसेस है वो भी यहाँ पर चाइना ने फाउंड किए हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अभी संडे में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, है ना। और उस दिन मैंने आपको मार्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन बताई थी, क्योंकि अभी परसों ही पढ़ा है हम लोगों ने, तो ज़्यादा दिन हुए नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि पूरे सौर मंडल में, पूरे सोलर सिस्टम में एक सबसे बड़ा वॉल्केनो, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, वो मार्स के ऊपर ही, मंगल ग्रह के ऊपर ही स्थित है। उस वॉल्केनो का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, ये इसका आंसर देना है। साथ ही साथ में मार्स के पास में 2 चंद्रमा है, 2 मून्स देखने को मिलते हैं, उन दोनों मून्स के नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नाउ आगे आते हैं। वैसे हमने इसको 2013 में लॉन्च किया था, लेकिन यूपीएससी ने 2016 में इससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2016 के प्रीलिम्स का। अब चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं हाथों हाथ, जब इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं तो। क्वेश्चन क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको मंगलयान मिशन को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फिर बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो भी स्टेटमेंट है हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो मंगलयान है इसको लॉन्च किया है इसरो ने। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि मंगलयान को हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जानते हैं। फिर ये एक तरीके से इंडिया ने बनाया है, और इंडिया इसी के साथ में दूसरा कंट्री बना था जिसने यहाँ पर मार्स के ऊपर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा यूएसए के बाद में। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक तरीके से इंडिया ने बनाया है, और इंडिया के साथ में पहला कंट्री बना था जिसने इस स्पेसक्राफ्ट को मार्स के ऊपर पहुंचाया, और पहले अटेम्प्ट में, यानी कि पहले ही प्रयास में हम लोगों ने ये काम किया, और पहले ही प्रयास में हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल रहे। तो बताओ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट है ना, ये जॉइंट हैं। ये मंगलयान को लॉन्च किया गया है इसरो के थ्रू, जिसको हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन के तौर पर भी जानते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पर एक ही सेंटेंस देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा बीच में स्पेस क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। तो सेंटेंस यहाँ पर आपको पहला स्टेटमेंट ये देखने को मिलेगा, दूसरा स्टेटमेंट ये है, और तीसरा स्टेटमेंट आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट आपको आंसर देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको 1 और 3 देखने को मिलेगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मंगलयान को लॉन्च किया गया था इसरो के थ्रू, और ये भी मैंने आपको बताया इसको हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से, यानी कि मॉम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि इंडिया एक लौती ऐसा यहाँ पर कंट्री बना था जिसने यहाँ पर इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया था पहले प्रयास में हम लोग यहाँ पर एक तरीके से सफल हो गए थे इसको लॉन्च करने में। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। दैट इज़ वाई यहाँ पर 1 और 3 जो है इसका वो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यूएसए और भी यहाँ पर कंट्रीज़ है जिन्होंने एक तरीके से ये जो मिशन है इन्होंने पहले भी लॉन्च कर दिया था, ठीक है ना। तो 1 और 3 बेसिकली करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना इसके बारे में। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले महानवमी की सभी लोगों को शुभकामनाएं, और साथ ही साथ में आप लोग को एक काम भी करना है कि आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 5 किल प्लस लाइक का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फ्रंट पेज पर ही एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। बात की जा रही है स्वीडिश साइंटिस्ट हैं जिनको अभी यहाँ पर मेडिसिन के अंदर ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है ना। तो नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन ये डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जा सकता है। नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं, तो मेडिसिन वाले सेक्टर में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया मंडे में यानी कल के दिन, वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट को दिया गया है जिनका नाम है स्वांते पाबो। स्वांते पाबो ने यहाँ पर इस प्राइज़ को जीत लिया है। अब मेडिकल की कैटेगरी में इन्होंने करा क्या है जिसकी वजह से इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया, इसको थोड़ा सा समझना। इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिस्कवर किया है, मतलब कुछ डिस्कवरीज दी हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर। मानव कैसे कैसे यहाँ पर विकसित हुआ, कैसे कैसे यहाँ पर इवॉल्व हुआ, उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। इनफैक्ट इन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा प्रोवाइड करवाया है इम्यून सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो मेडिकल सेक्टर में इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। साथ ही साथ में इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया है, वो यह है इन्होंने हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है
जिस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक तरीके से जो हमारे से पहले रहा करते थे, यानी कि जो हमारे से पहले जो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ रहा करती थी वो विलुप्त हो गई है और हम यहाँ पर हैं, तो हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी कि क्या कंपैरिजन देखने को मिलता है जो करेंट टाइम पर मॉडर्न लोग हैं प्लस यहाँ पर जो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ हुआ करते थे उनके बीच में क्या कंपैरिजन है, उसके बारे में एक इंसाइट इन्होंने प्रोवाइड करवाया। साथ ही साथ में इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करी है। उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो रिसर्चर्स होंगे वो बेसिकली जीनोम को, यानी जो जीन्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्न ह्यूमंस के जीन को और साथ ही साथ में होमिनिस को। मतलब समझना, देखो जो आप लोग यहाँ पर ह्यूमन देखोगे तो एक अर्ली ह्यूमन स्पीशी जो कि बहुत पहले पाई जाती थी, ठीक है ना, उस अर्ली ह्यूमन स्पीशी के अंदर डेनिसोवन भी आते हैं और यहाँ पर एक प्रकार से आपको दूसरी अर्ली ह्यूमन स्पीशी यानी कि नेंदरथाल भी देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने आपसे यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में वो डेनिसोवन को लेकर था, है ना। तो डेनिसोवन और ये जो दूसरी स्पीशी है ये अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, बहुत पहले यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि इंसान पाए जाते थे। अब होता यहाँ पर यह है ये बहुत पहले की हैं और करेंट टाइम पर आपको मॉडर्न ह्यूमंस देखने को मिलेंगे। तो इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए, इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखने के लिए जो स्वीडिश साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पुराने वाले अर्ली ह्यूमन स्पीशी के जीन को और साथ ही साथ में मॉडर्न ह्यूमन के जीन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये काम किया गया जिसकी वजह से इनको यह पर्टिकुलर नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन द मेडिकल कैटेगरी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात हो गई। बाकी मैंने आपको बता दिया था डेनिसोवन के बारे में, हम आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसका आंसर मैं हाथों हाथ यहीं पर दे देता हूँ। जो ये वर्ड है डेनिसोवन ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये किसी से लिंक हो सकता है या फिर किसी को रेफ़र करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एन अर्ली ह्यूमन स्पीशी। जो एक अर्ली ह्यूमन स्पीशी है वो बेसिकली यहाँ पर डेनिसोवन के तौर पर जानी जाती है। तो डेनिसोवन यहाँ पर एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है, यानी कि इंसानों की एक ऐसी स्पीशी जो कि यहाँ पर विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना। और ये जो स्पीशी है ये काफ़ी हद तक क्लोज हुआ करती थी नेंदरथाल के, तो ये भी यहाँ पे बताया गया ये दूसरी स्पीशी के काफ़ी क्लोज हुआ करती थी। ये यहाँ पर वो लोग हुआ करते थे जो कि यहाँ पर एशिया के अंदर रहा करते थे। देखो डेनिसोवन भी है और इसी प्रकार से नेंदरथाल भी है। ये बहुत पुरानी अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ यहाँ पर देखने को मिला करती थी। स्टार्टिंग वाली जो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं वो देखने को मिला करती थी। तो अर्ली ह्यूमन स्पीशी और मॉडर्न स्पीशीज़, मॉडर्न ह्यूमंस, बेसिकली इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो इन दोनों को बेसिकली इन दोनों के जीन को कंपेयर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है स्वीडिश साइंटिस्ट ने, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको ये नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है इन द मेडिकल सेक्टर। क्लियर हो गई बात। तो डेनिसोवन क्या है ये भी आपने समझ लिया और आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये वाला वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे पढ़ना नहीं है, जितना आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है उतना काफ़ी है। साथ ही साथ में वन डे एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली आपसे नाम पूछा जा सकता है कि हाँ ये नोबेल प्राइज़ मेडिकल सेक्टर में किसको मिला है, तो नाम ज़रूर से ध्यान रखना वन डे एग्ज़ाम वाले। नाउ आगे आते हैं। उससे पहले एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर बात की जा रही है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर जो मानव है वो यहाँ पर डेवलप होते हुए चले गए, विकसित होते हुए चले गए। वो बातें पता ही लगाई जा सकती हैं किससे, जीनोम से। वो बातें पता ही लगा जा सकती हैं किससे, जीन से, जीनोम से, जिसको अंडरस्टैंड करने की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इन्होंने डेवलप करी, जिनका नाम है स्वांते पाबो। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो, लेकिन फिर भी क्या क्या बात है हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने कल एक न्यूज़ देखी होगी जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो यह है कि ईरान की साइड से एक प्लेन आया था जो कि इंडिया के ऊपर से गुजर रहा था और वो चाइना जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, इंडिया के ऊपर ही वो घूमता रहा और बात ये बताई जा रही थी कि उस प्लेन के अंदर बॉम्ब है। कुछ इस प्रकार की अफवाह भी उड़ा दी गई थी कि हाँ उस प्लेन के अंदर बॉम्ब है, ईरान वाले प्लेन के अंदर बॉम्ब है। और उस चक्कर में वो जो प्लेन है ना वो इंडिया के अंदर एमरजेंसी लैंडिंग करवाना चाहता था, एमरजेंसी लैंडिंग करवाने को तैयार भी हो चुका था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बाद में, वो बात चलो मैं आपको बताता हूँ एक मैप के माध्यम से। इस वाले मैप को आप देखो, ईरान कहाँ पर है, तो एक बार मैं यहाँ पर मैप ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपको ईरान देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इधर आपको पीछे चाइना देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमारा महान भारत हो गया। तो यहाँ पे ईरान की कैपिटल है तेहरान और इधर यहाँ पर चाइना के अंदर आपको दिख रहा होगा यह है ग्वांगझो। तो हुआ क्या था कि कल एक एयरप्लेन, ईरानियन एयरप्लेन था वो, और वो जो एयरप्लेन है इस प्रकार से जा रहा था, इधर ईरान से जा रहा था चाइना के अंदर में। तो इंडिया के ऊपर से गुजर रहा था, इंडिया के एयर स्पेस से गुजर रहा था। लेकिन होता यह है कि
जब ये गुजर रहा था तो खबर ये आती है कि इस ईरानियन एयरप्लेन के अंदर बॉम्ब है। ये खबर यहाँ पर फैलती है, जिसकी वजह से जो ये प्लेन है ना, वो आगे जाने की बजाय यहाँ पर इस प्रकार से गोल गोल घूम रहा था इंडिया के ऊपर। ठीक है ना, यानी कि वो चाहता था कि इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए इंडिया में, इमरजेंसी लैंडिंग करवाना भी चाहता था। तो हम लोग ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग करवा नहीं सकते थे, बातचीत चल रही थी। जब ये गोल गोल घूम रहा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है, तो तुरंत जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, वो हमारे जो जेट्स हैं ना, वो इसके पीछे लग जाते हैं। हम लोग यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए भी डिसाइड करते हैं। जो हमारी एयरफोर्स है वो बोलती है कि हम आपको, यानी कि जो ईरान का प्लेन है वो हम पास वाले मिलिट्री एयरबेस पर उतार देंगे, चलो फिर वहाँ पर उतार देना। लेकिन उतनी देर में जो ईरान का एयरलाइन जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है इस प्लेन के पास में कि ये जो बॉम्ब वाली खबर है ना, ये पूरी अफवाह है, कोई बॉम्ब वगैरह नहीं है, बॉम्ब से मत डरना बिल्कुल भी, कोई बॉम्ब वगैरह इसमें नहीं देखने को मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पर ये जो प्लेन है फिर चाइना पहुँच जाता है, चाइना जाकर लैंड करता है। तो कल दिन भर में यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ था, आपने देखा होगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर आपको लिखित में देखने को मिलेंगी। तो इसमें मैंने जैसा बोला, कोई भी ऐसी पढ़कर याद करने वाली बात नहीं जो एग्ज़ाम से पूछा जाए। बस ये इशू था, आने वाले टाइम पर कुछ भी चर्चा हो सकती है, तो बस खाली इतनी सी बात ध्यान में रखना। इसके बराबर में ही एक और आर्टिकल छोटा सा देखने को मिलेगा। अब इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने टीवी चैनल्स और वेबसाइट्स को एक इन्फॉर्मेशन दी है और उनसे एक बात बेसिकली बोली है। क्या बात बोली है कि आप जो देखो, टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट आते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो इन सभी लोगों से केंद्र सरकार ने बोला कि आप एडवर्टीजमेंट करो, लेकिन ध्यान रखना बेटिंग और गैम्बलिंग वाले जो एडवर्टीजमेंट हैं या जो सरोगेसी वाले एडवर्टीजमेंट हैं, उनको पूरी तरह से रोक देना। ठीक है ना। होता क्या है, सट्टेबाजी वाले यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो चल रहे हैं, बहुत सारे गैम्बलिंग वाले यहाँ पर कि इसमें इतना पैसा लगाओ, इतना पैसा लगाओ, इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स चलते हुए नज़र आते हैं। ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, वाला ऐप डाउनलोड कर लो, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक इन्फॉर्मेशन जारी करी है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, जो हमारी INB मिनिस्ट्री है, यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इन्होंने कल यहाँ पर एडवाइस दिया सारी वेबसाइट्स को, OTT प्लेटफॉर्म्स को, प्राइवेट टीवी चैनल्स को कि देखो, आप लोग जो एडवर्टीजमेंट चला रहे हो चलाते रहो, लेकिन ध्यान रखना ये जो सरोगेट प्रोडक्ट्स हैं इनका एडवर्टीजमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। जो ये बैटिंग वाले प्लेटफॉर्म्स है ये नहीं होने चाहिए, और जो गैम्बलिंग वाले प्लेटफॉर्म्स है ये नहीं होने चाहिए। यानी कि गैम्बलिंग वाले जो बहुत सारी गेम वगैरह होती हैं ना, जहाँ पर खूब सारा पैसा लगाया जाता है, उस प्रकार के जो एडवर्टीज़मेंट वो भी आजकल के समय पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो उन एडवर्टीज़मेंट को रोकना होगा। ये बातें यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार ने इन सभी लोगों से बोला। अब आपने बैटिंग, गैम्बलिंग, ये तो मामला समझ लिया कि हाँ ये कौन से वाले ऐप हैं, लेकिन ये सरोगेसी प्रोडक्ट क्या हैं? इन सरोगेट प्रोडक्ट को भी यहाँ पर प्रमोट करने से या इनके एडवर्टीजमेंट के ऊपर रोक लगाने के बारे में चर्चा की जा रही है। अब देखो यहाँ पर ये सरोगेट प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, होता यह है कि एक कंपनी जो कि एक तरीके से गलत चीज़ बेच रही है, फॉर एग्जाम्पल तंबाकू बेच रहा है, पान मसाला, है ना। मतलब पान मसाला आप लोग देखोगे, ये तंबाकू देखोगे, ये एक ही चीज़। अब विमल का ऐड आप लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा विमल की तो बहुत चर्चा भी होती है। विमल यहाँ पर केसर इलायची के बारे में यहाँ पर ऐड करता है, लेकिन आखिरकार उसका जो मेन प्रोडक्ट क्या है, उसका मेन प्रोडक्ट है पान मसाला। यानी कि वो जो भी दिखा रहा है ना, उसके बेसिस पर अपने पान मसाला का जो एडवर्टीजमेंट है वो कर रहा है। इसी को हम लोग सरोगेट एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो अभी भी आपको समझ में नहीं आया, एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल, आपने इंपीरियल ब्लू का ऐड देखा होगा। इंपीरियल ब्लू क्या बेचता है? विस्की बेचता है, सभी लोगों को पता है कि हाँ वो शराब बेचता है। लेकिन उसका जो एडवर्टीजमेंट आता है टीवी वगैरह पर, आपने देखा होगा, वो एडवर्टीजमेंट किस चीज़ का होता है? वो डिस्क का होता है, CD कैसेट का होता है, और अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करते हैं इंपीरियल ब्लू के नाम से। लेकिन हकीकत क्या है? सबको पता है इंपीरियल ब्लू क्या है। एक तरीके से वो एक विस्की देखने को मिलती है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में एक 4th लार्जेस्ट सेलर है इंपीरियल ब्लू। तो ये सभी लोगों को पता है। तो ये क्या है? ये एक सरोगेसी वाला एड्स देखने को मिलता है। यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप दूसरे प्रोडक्ट के ज़रिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ऐसे यहाँ पर तंबाकू का एडवर्टीजमेंट किया जाता है इलायची के नाम पर और इस चीज़ के नाम पर, लेकिन मेन प्रोडक्ट उनका क्या होता है? पान मसाला। हालांकि तंबाकू की वजह से आपको पता होगा मौतें कितनी हो रही हैं, ये मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को यहाँ पे रोकने के लिए ये कदम उठाया गया और बोला गया कि अगर कोई नहीं मानता है तो अगेन उसके खिलाफ यहाँ पर एक पिनल एक्शन लिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन जारी करी गई है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट्स कहीं ना कहीं सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिल रहे हैं। जो कस्टमर हैं या फिर जो लोग हैं, वो एक तरीके से लोगों के प्रति आप कह सकते हो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो एड्स हैं,
इन वाले पर्टिकुलर एड्स को पूरी तरह से हटा देना, बाकी सारे एड्स चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन जारी करी गई है। समझ में आ गई बात। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसी के नीचे एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, आपको कल पता होगा एक और आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। मतलब कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो न्यूज़ में बनी हुई थी, मतलब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। जैसे प्लेन वाली बात बताई मैंने आपको, फिर उससे पहले यहाँ पर मार्स वाली बात बताई मैंने आपको, वो भी ट्रेंड कर रही थी। और तीसरी खबर यहाँ पर ये वाली जो है ये भी बहुत ट्रेंड कर रही थी। ये बात की जा रही है यहाँ पर एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। तो एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसको नाम दिया गया प्रचंड, ये हेलीकॉप्टर भारत के पास में आ चुका है। और ये हेलीकॉप्टर को लेकर एक वीडियो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो हुआ क्या, इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोला हूँ, इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को यहाँ पे हमने इंडक्ट कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि इसको हम लोगों ने खुद बनाया है, इंडिजीनियसली यहाँ पे बनाया गया। अब इंडिजीनियसली का मतलब ये नहीं है कि हाँ पूरी तरह से भारत ने इसको बनाया, लगभग 45% तक हम लोगों ने बनाया है। बाकी इसमें कुछ सामान ऐसा भी है जो कि बाहर की कंट्री से मंगाया गया है। 55% तक कुछ ऐसा सामान है जो कि बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद से यहाँ पर डेवलप करी हैं इस प्रचंड हेलीकॉप्टर के ऊपर। ये आपको हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा। बोला ये जाता है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत सारी अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है, जैसे उस प्रकार की टेक्नोलॉजी दुनिया भर के हेलीकॉप्टर में नहीं मिलेगी, ऐसा भी यहाँ पर आर्टिकल में देखने को मिलेगा। वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, आओ इसको डिस्कस करते हैं। देखो बोला गया कि हमारा खुद का बनाया हुआ जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको नाम दिया गया है प्रचंड, ये हमारी इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत करेगा, हमारी आर्मी को और ज़्यादा मजबूत करेगा। इंडियन एयरफोर्स का जो पोटेंशियल है लड़ाई का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनसे आप देखोगे रिलेशंस हमारे बिल्कुल भी अच्छे हैं नहीं। और उससे ऊपर बढ़कर एक दिक्कत ये है कि जो आपको इंडिया चाइना का बॉर्डर देखने को मिलता है, उस बॉर्डर पर चाइना अपनी साइड से बॉर्डर की साइड पर क्या कर रहा है, कुछ अभ्यास कर रहा है अपने हेलीकॉप्टरों से। तो अगेन यहाँ पे चाइना दर्शा क्या रहा है कि हमारे पास में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, जिस चीज़ को हम लोगों को अच्छे से देखना होगा और देखकर हम लोग भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को बना रहे हैं। नंबर 1 रीज़न इस वजह से हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट भी है। नंबर 2 रीज़न आपको देखने को मिलेगा कि करेंट टाइम पर इंडियन एयरफोर्स के पास में हेलीकॉप्टर का शॉर्टेज है, क्योंकि जो भी हेलीकॉप्टर्स हमारे पास में हैं करेंट टाइम पर वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो उनको अपडेट करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी हमें रिक्वायरमेंट है। तीसरा, अगर हम लोग बाहर से हेलीकॉप्टर परचेज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे चेतक वगैरह हम लोगों ने परचेज़ किया और हेलीकॉप्टर्स परचेज़ करे अमेरिका से, तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में पैसा खर्चना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में जो हमने इन हेलीकॉप्टर्स को बनाया है तो उसका आधा पैसा लगा है। तो ये बात भी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इसको डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी भी था और किया भी हमने ये काम। और साथ ही साथ में अभी आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे इसी प्रकार के प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर इसको बनाने वाला है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनना। ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये इसके अंदर 2 इंजन देखने को मिलेंगे। 2 इंजन वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, यानी कि इसका इतना वजन नहीं है। अब हल्का होगा, जितना हल्का होगा उतनी ऊंचाई पर उड़ पाएगा, सही बात है। जितना भारी हेलीकॉप्टर होगा वो ऊंचाई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जितना हल्का होगा वो उतनी ऊंचाई पर जा पाएगा। और हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहाड़ी इलाकों के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल सियाचिन जैसा जो एरिया है वहाँ पर हमें ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए जो कि बहुत ऊंचाई पर उड़ सकें, और वो जो क्षमता है ना वो इस वाले हेलीकॉप्टर में है। इसका जो वज़न है वो 5 से 8 टन के आसपास देखने को मिलेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है इस प्रचंड हेलीकॉप्टर का वो 1999 के कारगिल वॉर के बाद में ही लेकर आया गया था, क्योंकि हमें ज़रूरत थी एक हाई ऑल्टीट्यूड पर यानी बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की, और वही चीज़ यहाँ पर इसमें देखने को मिली है। और इसके साथ में अब ये बात ध्यान से सुनना, हमने जो भी चीज़ बनाई है ना, ये हेलीकॉप्टर, ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है, एक लौता अटैक हेलीकॉप्टर है पूरे दुनिया के अंदर जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया के अंदर एक लौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, या फिर बोल सकते हो 16400 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और अपने हथियार को यूज़ कर सकता है। ये हमारी आर्मी की पावर्स को, हमारी इंडियन एयरफोर्स की पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर हमारी इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ में आर्मी को भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। समझ में आई बात।
फिर उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पे बना रखा है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है ना। तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हेलीकॉप्टर को लेकर चर्चा है। प्रचंड के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्यों रिक्वायरमेंट है, सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला। ये छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा की गई है। बात की जा रही है यांकिंग तांग। यांकिंग तांग एक पर्सन है, इनका नाम है जो है वो यहाँ पे यांकिंग तांग देखने को मिलेगा। तो इनको रामानुजन प्राइज़ 2022 दिया गया है। और आपको पता होगा रामानुजन एक ग्रेट मैथमेटिशियन है ना। अभी इनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हुआ क्या है, इन्हीं के नाम पर ये रामानुजन प्राइज़ को रखा गया है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस भी व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के प्रति एक बहुत बड़े लेवल पर होगा, उसने मैथमेटिक्स के प्रति एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया होगा जो कि किसी ने ना दिया हो, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर इस रामानुजन प्राइज़ से एक तरीके से सम्मानित किया जाता है। वही काम यहाँ पर देखने को मिला कि जो आज के टाइम पर ये व्यक्ति हैं यांकिंग तांग, ठीक है ना, चाइना में पैदा हुए हैं ये, इस वजह से यहाँ पर नाम भी इनका देखने को मिलेगा, आप आराम से रिलेट कर पाओगे। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं करेंट टाइम पर। ये कहाँ पे प्रोफेसर हैं, कैलिफोर्निया के अंदर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है ना, बार्कले के अंदर बेसिकली, वहाँ पर आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। तो इन्हीं को यहाँ पर ये पर्टिकुलर अवार्ड, ये पर्टिकुलर प्राइज़ दिया गया है। ये जो अवार्ड है ये किसने लेकर आया था, ये बेसिकली अवार्ड लेकर आया गया था सशस्त्र के थ्रू। सशस्त्र क्या है, यह है, यहाँ पर इसका नाम आपको देखने को मिलेगा, शामुंगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी। तो 2005 में इस अवार्ड को लेकर आए थे। इस अवार्ड के अंदर लगभग $10,000 का कैश प्राइज़ भी दिया जाता है, ये अमाउंट भी दिया जाता है। साथ ही साथ में ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में। अगर वो व्यक्ति श्रीनिवासा रामानुजन जी से यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनसे यहाँ पर इंस्पायर हुए हैं, और उनसे इंस्पायर होने के साथ साथ मैथमेटिक्स के प्रति उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, कुछ अलग से कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर ये रामानुजन प्राइज़ दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई। आगे आते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो ये मिसेस यांकिंग है ना, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये फीमेल है और बताया जाता है कि देखो इन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर में। और इनका जन्म होता है चाइना के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी बीएससी वगैरह करती हैं किसी यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद में यहाँ पर पीएचडी करती हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद में यहाँ पे काम करने लगती हैं यूएसए के अंदर में ही, वहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लेती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर में। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक बात हो गई। तो नाम ज़रूर ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में नाम पूछा जा सकता है। बाकी यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी में आपसे यहाँ पर रामानुजन जी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि रामानुजन प्राइज़ न्यूज़ में है तो रामानुजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 1 में यूपीएससी ने खुद हमें एक टॉपिक लिख कर दे रखा है, वो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर ये भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की कैटेगरी में आते हैं, श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन जी का जन्म होता है 22 दिसंबर 1887 में। तो आने वाला जो दिसंबर है ना, उस दिसंबर में भी यहाँ पर इनकी काफ़ी चर्चा होगी। 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म होता है एक गांव के अंदर, एरोड गांव के अंदर, ठीक है ना, जो कि चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर है। उस समय पर वो मद्रास के नाम से जाना जाया करता था। अब यहाँ पर एक फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम है गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी, ठीक है ना, यानी कि एक अंग्रेज़ मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम है गॉडफ्रेड हैरोल्ड हार्डी। होता क्या है कि इनको रामानुजन जी का टैलेंट बहुत पसंद आता है और उनके टैलेंट को ये पहचानते हैं 1913 में, और साथ ही साथ में रामानुजन जी को कैम्ब्रिज के अंदर बुलाते हैं ये, ठीक है ना। तो रामानुजन जी कहाँ पे जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी के इनविटेशन के तौर पर, यानी कि ये व्यक्ति इनवाइट करते हैं हमारे रामानुजन जी को और वो फिर उसके बाद में यहाँ पर कैम्ब्रिज पहुँचते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला यह जाता है कि रामानुजन जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला मैथमेटिक्स के अंदर में, जैसे एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स हो गया, उसके बाद में होल नंबर हो गया, ठीक है ना, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज़ हो गई। तो इस चीज़ को यहाँ पर डेवलप किया है, इसके प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रामानुजन जी का, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। साथ ही साथ में जो भी इनके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वो भी यहाँ पे पब्लिश करे गए हैं इंग्लिश के अंदर, यूरोपियन जर्नल्स के अंदर में। फिर उसके बाद में 1918 में इनको इलेक्ट कर लिया गया था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के तौर पर, ठीक है ना। फिर इनकी मृत्यु होती है 26 अप्रैल 1920 में। मतलब आप कहोगे जन्म यहाँ पर थोड़े टाइम पहले ही तो हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत जल्दी उम्र में यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, लगभग 32 एज के होते हैं ये उस समय पर।
होता यह है कि इंडिया जब ये लौटते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक बीमार पड़े रहते हैं और उसी बीमारी की वजह से यहाँ पर इनकी जान चली जाती है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बताया था 26 अप्रैल को डेथ हुई, लेकिन जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर को, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और इसी वजह से हर साल जो 22 दिसंबर होता है ना, 22 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। श्रीनिवासा रामानुजन जी की याद में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। समझ में आ गई बात? चलो आगे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। बात की जा रही है, हमारी केंद्र सरकार प्लानिंग कर रही है कि जो कोल प्लांट्स होते हैं, आपको पता होगा कुछ पावर प्लांट्स होते हैं, और पावर प्लांट्स क्या कर रहे हैं? बिजली को बना रहे हैं। अब बिजली बनती कैसे है? क्योंकि वहाँ पर कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जलाने के बाद में बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो हमारी केंद्र सरकार प्लानिंग ये कर रही है कि इन पावर प्लांट्स के पास में कोयले की सप्लाई को कट कर दिया जाए। इनके पास में जो कोयले की सप्लाई होती है उसको रोक दिया जाए, उसके अंदर मतलब आप कह सकते हो उसको कम कर दिया जाए। अब कोयले की सप्लाई हो गई तो ये पावर प्लांट्स बिजली नहीं बना पाएंगे, दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसा जो हमारी केंद्र सरकार है वो प्लानिंग कर क्यों रही है? उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न यहाँ पर यह है कि इन पावर प्लांट से बोला गया था कि आप बायोमास को फायरिंग करो, लेकिन उसके बावजूद भी ये बायोमास को फायरिंग नहीं कर रहे हैं। बायोमास को फायरिंग क्या कॉन्सेप्ट है अभी समझेंगे हम लोग। बायोमास को फायरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हम लोग कह सकते हैं कोयले की जो खपत है या फिर कोयले का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम रहेगा, और कोयला कम लगेगा तो उससे पोल्यूशन भी काफ़ी कम होगा। तो इससे ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी फ़ायदा रहेगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर ये जो पावर प्लांट्स हैं वो समझते नहीं है इस बात को। वो लोग यहाँ पर बायोमास को फायरिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर केंद्र सरकार ने प्लान किया कि भैया कोयले की सप्लाई कट कर दी जाए इन प्लांट्स के पास में, जो यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग पहले ही जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन या इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुके हैं कि आपको कम से कम बायोमास को फायरिंग को तो करना ही होगा, जिससे जो कोयला है उसका जो यूज़ है वो काफ़ी कम होगा और पोल्यूशन काफ़ी कम होगा। लेकिन जब ये नहीं मानेंगे तो उसके बदले में ये काम हम लोग ये कदम उठाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर केंद्र सरकार मेंशन करती है। पहले मैं आप लोग को एग्जैक्टली बताता हूँ आखिरकार बायोमास को फायरिंग है क्या, ठीक है ना। जैसे आप ये समझ जाओगे सारा मुद्दा, सारा खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बायोमास का मतलब क्या होता है? देखो, बायोमास बेसिकली प्लांट और एनिमल मटेरियल है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने मान लो कोई सामान है, मान लो कोई फसल है, उस फसल के अंदर जितना भी काम में आने वाली चीज़ थी वो सब आपने यहाँ पर काम में ले ली, आपने उसका यूज़ कर लिया। अब बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं, बाकी जो रेसिड्यू बच जाता है ना, उसको जलाकर एज अ एनर्जी इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। वो बेसिकली बायोमास है। ऐसे ही आप देखोगे जानवरों से भी यहाँ पर बहुत सारा हम लोग को इस प्रकार से रेसिड्यू मिल जाता है। तो ये जो प्लांट और एनिमल का मटेरियल देखने को मिलता है, यानी कि जो उपयोग का काम था, जो हमारे यूज़ वाले काम था, हमने उसका यूज़ तो कर लिया, बाकी जो वेस्ट बचा, बाकी जो रेसिड्यू बचा उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। उसको जलाकर हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उससे बिजली बना सकते हैं। तो वही तो यहाँ पर बोल रही थी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यही बोल रही थी इन पावर प्लांट से कि आप कोयले को जला रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में बायोमास को फायरिंग भी कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बायोमास को फायरिंग करोगे तो इससे प्लांट्स और एनिमल्स का जो ये मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल करके आप लोग यहाँ पर बिजली का उत्पादन कर सकते हो। तो इससे कोयले का यूज़ कम हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि बायोमास को फायरिंग में कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। वो आगे समझते हैं। अब बायोमास में एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? जो हमारा लकड़ी हो गई, जो मेन लकड़ी इस्तेमाल किया हमने इस्तेमाल कर ली, बाकी जो कूड़ा बचा उसको जलाकर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी क्रॉप्स हो गई, कुछ यहाँ पर जंगलों से वेस्ट निकलता है, बहुत सारा कूड़ा निकलता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्म से, यानी कि मान लो एक तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ पर कोई फसल उगाई गई, स्टबल जो हो पराली जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जा सकता है। तो वो बात यहाँ पे रखी जा रही है, वो बेसिकली बायोमास के तौर पर देखने को मिलता है, वो बायोमास कहलाता है। अब ये जो बायोमास है, बायोमास अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है हमारे पूरे देश के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे बेनिफिट हम लोग को प्रोवाइड करवाता है। जैसे क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है? देखो, नंबर 1 बेनिफिट यह है, ये बिल्कुल रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब कोई पोल्यूशन नहीं करेगा, हर जगह पर अवेलेबल है, कोई सा भी हमें कूड़े का इस्तेमाल करना है अवेलेबल है। प्लस कार्बन न्यूट्रल है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कार्बन इसमें से निकलेगा नहीं, कोई भी पोल्यूशन होगा नहीं। और साथ ही साथ में लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इनफैक्ट लोगों की जो सैलरीज है, जो उनकी इनकम है बेसिकली, वो इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी अगर वो इस रेसिड्यू का एक सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेंशन किया जाता है कि लगभग जितना भी एनर्जी यूज़ हो रहा है ना हमारे कंट्री के अंदर में, वो काफ़ी एनर्जी यूज़ हम लोग बायोमास से देखते हैं। और बायोमास का अगर हम लोग एनर्जी यूज़ बढ़ा दें तो इससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है।
बायोमास तो आपने समझ लिया। अब बायोमास को फायरिंग क्या है इसको समझते हैं। बायोमास को फायरिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा काम देखने को मिलता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बायोमास को भी कोल थर्मल पावर प्लांट में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो कोयले के थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें अभी के टाइम पर कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, एनर्जी बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोयले की जगह हम लोग बायोमास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास को फायरिंग के अंदर क्या होता है ना कि हम लोग बेसिकली बायोमास को एज अ सब्सटीट्यूट, पार्शियल सब्सटीट्यूट फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कोयल बॉयलर्स होते हैं उसके अंदर बायोमास का इस्तेमाल किया जा सकता है, और कोयले और बायोमास दोनों को साथ में मिला भी सकते हैं। बॉयलर्स के अंदर में दोनों को साथ में मिलाकर जला सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऑब्वियस ही बात है, देखो अब दोनों को साथ में मिलाकर जलाएंगे तो एक समय पर कोयला पूरा सारा का सारा कोयला जलाया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग बायोमास को मिला देंगे तो कोयला भी मतलब कम लगेगा और थोड़ा बायोमास इसमें मिला दिया जाएगा। इससे क्या होगा, पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये काम यहाँ पर किया जाता है इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो बायोमास का मतलब आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बायोमास मतलब आप देख पाओगे काफ़ी सारी जगह पर जलता हुआ नज़र आता है। नाउ यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप अपने बायोमास का, इस रेसिड्यू का, इस वेस्ट का एक बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो, और उसका उपयोग यहाँ पे हम लोग एनर्जी को जनरेट करने में कर सकते हैं, और वो काम यहाँ पर कोल पावर प्लांट तक पहुँचा कर किया जा सकता है। लेकिन ये कोल पावर प्लांट इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये कदम उठाया गया सेंटर के थ्रू कि हम लोग इनके पास में कोयले की सप्लाई कट कर देंगे। कोयले की सप्लाई कट करेंगे तो मानेंगे। भारत ने एक टारगेट रखा था कि हम लोग 5% जो कोयला है ना उसका इस्तेमाल करें थर्मल पावर प्लांट के अंदर, मतलब कुछ ऐसा कोयला कि हम लोग उसको बायोमास में मिला सकें। लेकिन आप कह सकते हो कि जो भी गाइडलाइंस जारी करी गई थी वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये काम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेने की सोच रही है। समझ में आ गई बात। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड सेक्शन पर। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। देखो दुनियादारी में कुछ भी नहीं चल रहा है। दुनियादारी में चलने वाले कोई मतलब खास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल नहीं है, तो आप लोग उनको छोड़ सकते हो, उनको स्किप कर सकते हो। दैन बिजनेस पेज पर आएंगे, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लौता सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये काफ़ी रेलिवेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, खासकर प्रीलिम्स में। बात ये की जा रही है सितंबर के अंदर में जो PMI देखने को मिला है ना, सितंबर के मंथ का, क्योंकि अभी हम लोग अक्टूबर में आ चुके हैं, तो अभी हम लोग 4 अक्टूबर को एक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। तो पिछले महीने का डेटा ये आ चुका है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे इन्फ्लेशन और ये GST इन सब का डेटा आता है ना एक महीने पीछे का, क्योंकि सितंबर के महीने में जो जो हुआ है वो सब डेटा अक्टूबर में आएगा। तो सितंबर के महीने का जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी सितंबर के महीने में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कितने बड़े लेवल पर हुई है, उन सब का डेटा यहाँ पर आ चुका है। और वो सारा डेटा या फिर आप कह सकते हो वो जो PMI है वो रिलीज़ हो चुका है। PMI का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है सितंबर के महीने की, और इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने बताया यह है कि सितंबर के महीने में हालात थोड़े से ख़राब रहे, क्योंकि जो आप लोग देखोगे अगस्त, सितंबर, नव अब हम लोग कहाँ पर हैं, अक्टूबर में हैं। तो बोला ये जा रहा है कि अगस्त के महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग थी ना वो थी 56.2, तो 56.2 के आसपास देखने को मिला करती थी। लेकिन अभी सितंबर के महीने में थोड़ी सी कम हो चुकी है, इसमें इसकी जो गति है ना उसमें कमी आ चुकी है। ये लगभग सितंबर के महीने में 55.1 के आसपास देखने को मिला है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्लो हो चुकी है। अगस्त के महीने में 56 थी और सितंबर के महीने में 55 हो चुकी है, थोड़ी सी कम हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग, वो यहाँ पर दिखाया गया। अब ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि यही रेलिवेंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये क्लियर हो गया तो आर्टिकल अपने आप में यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये बेसिकली एक सर्वे बेस्ड मेजर है। मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मंथ खत्म हुआ, जैसे सितंबर का महीना खत्म हुआ तो अक्टूबर में ये हमारे पास में सर्वे आ चुका है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आ चुका है। वैसे यहाँ पर क्या होगा, सितंबर या अक्टूबर का महीना खत्म होगा तो नवंबर में हमारे पास में डेटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे सितंबर का महीना खत्म हुआ तो सितंबर के महीने का सर्वे किया गया। सर्वे मतलब यहाँ पे जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स, उनके पास में गए, उनसे पूछा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इस बार कैसी रही है, अगस्त के कंपैरिजन में कैसी रही है। तो उनसे पूछा जाता है, यानी कि जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनसे पूछ कर उसके बाद में इस सर्वे को तैयार किया जाता है। उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में इस सर्वे को, इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है PMI के अंदर में। जो PMI का पर्पज़ है वो यह है कि हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सके कि करंट टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है। जैसे सितंबर के अंदर क्या सिचुएशन थी हम लोग को अब पता चल चुका है तुरंत, और इसके हिसाब से फ्यूचर में बिजनेस कंडीशन क्या रहेंगी वो हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये
पर्पस होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का। इसको कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग बनता है और सर्विस सेक्टर के लिए अलग, ठीक है ना। हम लोग अभी जो आर्टिकल में बात करें वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग होता है, सर्विस सेक्टर अलग बनता है। ये पीएमआई ध्यान रखना। अब पीएमआई जब हम लोग लेकर आते हैं, इस इंडेक्स को लेकर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए जाते हैं, 0 से लेकर 100 के बीच में नंबर दिए जाते हैं। बोला ये जाता है कि अगर मान लो 50 से ऊपर नंबर है तो समझ लेना आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अगर 50 से नीचे है तो यहाँ पे आप कह सकते हो वो एक तरीके से कम हो रहा है। लेकिन जब आप लोग कंपैरिजन करोगे, सपोज अगस्त और सितंबर का हमने कंपैरिजन किया है और अगस्त के मुकाबले में सितंबर में कम हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, तो सितंबर के अंदर हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि कम हुई है। क्लियर हो गई बात। तो ये बात आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। अगर हम लोग मंथ को कंपैरिजन करते हैं ना, तो मंथ के कंपैरिजन में अगर मान लो जिस भी मंथ के अंदर पिछले महीने से स्कोर कम है, तो उसका मतलब उस महीने में मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, आपकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आई है। समझ में आ गई बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो पीएमआई है ये हर बार महीने की स्टार्टिंग में रिलीज हो जाता है, यानी कि सितंबर महीना खत्म हुआ, अक्टूबर के स्टार्टिंग में, आज 4 ही तारीख है, ये रिलीज़ हो गया। 4 ही तारीख को हमारे पास में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इनफैक्ट ये कल ही रिलीज़ हो गया होगा, तब यहाँ पर आज इन्फॉर्मेशन आई है। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिलती है। बाकी आपसे प्रीलिम्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा सकती हैं, जैसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कौन बनाता है। देखो, इसको कंपाइल किया जाता है आईएचएस मार्केट के थ्रू। आईएचएस मार्केट यहाँ पर इंडिया के लिए भी बनाता है, साथ ही साथ में दुनिया भर में लगभग 40 और भी कंट्रीज हैं, 40 और भी इकोनॉमीज है जिनको लेकर यहाँ पर पीएमआई तैयार किया जाता है। जो आईएचएस मार्केट है दुनिया भर का एक बहुत बड़ा लीडर है इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स और सोल्यूशन के कैटेगरी के अंदर में, यही यहाँ पर पीएमआई को तैयार करता है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। बाकी आप देखोगे पीएमआई का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोग को देखने को मिलता है कि हमें तुरंत डेटा मिल जाता है महीना ख़त्म होते ही, ये इसका एक बेनिफिट है। बाकी इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस भी हैं। इंपॉर्टेंस के अंदर पहला इंपॉर्टेंस है कि हम लोग यहाँ पर एक रिलायबल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इकोनॉमी को लेकर, है ना। इकोनॉमी को लेकर बेसिकली आप कह सकते हो कि एक विश्वास करने वाला जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे पास में आ जाता है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ किस लेवल पर चल रही हैं, और बहुत जल्दी हमारे पास में डेटा आ जाता है, बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं। साथ ही साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए भी यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो काम है ना, मैंने आपको बताया कि ये हर महीने स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ही आ जाता है, तो इसके बेसिस पर हम लोग आगे का काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का एक जगह पर और काम किया जाता है, वो है डिसीजन मेकिंग। यानी पीएमआई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारी जो केंद्र सरकार है वो इस्तेमाल करती है इंटरेस्ट रेट को सेट करने में, यानी कि जो ब्याज का रेट होता है ना, उसको सेट करने में भी जो पीएमआई है उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ये पीएमआई का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस नज़र आता है। तो सितंबर के महीने में यहाँ पे आप कह सकते हो जो मैन्युफैक्चरिंग की गति चल रही थी हमारी, उसके अंदर थोड़ा सा ब्रेक लगा, थोड़ी सी गति जो है वो स्लो हो चुकी है। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको बताऊंगा, हमेशा हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? मेंस का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक एडिटोरियल आया है और उसी एडिटोरियल के बेसिस पर ये मेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन समझना, फिर उसके बाद आप उस एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन सुनना, जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल्स इन फार्मिंग। ठीक है, हमारे फार्मिंग सेक्टर में जो एग्रोकेमिकल्स है, जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं, खाद हैं, ठीक है ना, उन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ में कुछ तरीके बताओ जिससे कि जो इंडिया है वो एक सस्टेनेबल फार्मिंग को कैसे अचीव कर सकता है, हम लोग कैसे अपनी फार्मिंग को सस्टेन कर सकते हैं, इसको लेकर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो यहाँ पर आपको सजेस्ट करने हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो ग्रुप मिलेगा। लगभग 32,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, आप लोग भी जुड़ सकते हो और आंसर्स को वहाँ पे लिखकर सबमिट कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आंसर आप लोग सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम आपको करना है, एटलीस्ट आपको 2 आंसर्स रिव्यू करने हैं रोज़ाना। आप लोग सभी लोग 2 आंसर जब रिव्यू करोगे ना, तो सभी लोगों के आंसर्स रिव्यू भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ में आप देख पाओगे सभी लोग एक तरीके से अपने, उनको एक मोटिवेशन मिल पाएगा रोज़ाना आंसर लिखने का।
तो रिव्यू करने से सबको फ़ायदा होगा। अगर आप 2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट्स मिल पाएंगे अपने आंसर्स में ऐड ऑन करने के लिए। या फिर दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सामने वाले व्यक्ति की जो भी मिस्टेक्स होंगी वो आप लोग यहाँ पे बता पाओगे कि हाँ, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो ग्रुप चल रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर से एक बार विजिट करके आना। नाउ एडिटोरियल पर आएंगे तो आज का सबसे पहला एडिटोरियल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, क्योंकि द हिंदू के अंदर आज ज़्यादा खास एडिटोरियल नहीं है। तो पहला हम लोग इंडियन एक्सप्रेस वाला एडिटोरियल ही डिस्कस करेंगे। ये आप लोग पर्टिकुलर एडिटोरियल देख रहे होंगे। इस एडिटोरियल को लिखा गया है अजय वीर जकार साहब के थ्रू। ये बेसिकली यहाँ पर भारत का जो कृषक समाज है ना, उसके चेयरमैन हैं, ठीक है ना। अब काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने बताया कि जो केमिकल सेक्टर है, जो एग्रो केमिकल्स हैं, वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मिंग के लिए और हम कैसे उस पर कंट्रोल पा सकते हैं, वो सारी बातें इन्होंने लिखी। मतलब एक यूनिक सा एडिटोरियल है और ऐसे एडिटोरियल बहुत कम आते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको, इतनी गहरी इन्फॉर्मेशन बहुत कम जगह पर मिलती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा जो एडिटोरियल्स है वो हमेशा क्वालिटी वाले प्रोवाइड करवाऊँ, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, किसी भी न्यूज़पेपर में हो, तो वो चीज़ पहले आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए ना। उस पर्टिकुलर एडिटोरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखेंगे। बस खाली स्क्रीन पर नीचे की साइड में थोड़ा सा फोकस करके चलना, ठीक बात हो गई। देखो यहाँ पर एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया है एग्रो केमिकल्स के बारे में। जो एग्रीकल्चर है, देखो एग्रीकल्चर हमेशा से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड रहा है हमारे देश के अंदर। मतलब ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना हमारी, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहीं से वो लोग कमा रहे हैं, यहीं से वो लोग यहाँ पर अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे चल रहा है, तो वो उसके लिए यहाँ पर एग्रो केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्रो केमिकल्स का मतलब जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड हो गया, यानी कीटनाशक हो गया, है ना, हमारे कुछ खाद वगैरह हो गए, यूरिया वगैरह हो गया। तो ये सारे फर्टिलाइज़र हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं तभी तो फसल और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है। कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तभी तो हम लोग अपने फसल को कीटाणुओं से बचा पाते हैं, है ना, कीड़ों से बचा पाते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्रो केमिकल्स है ना, इसका एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है लगातार। यहाँ पर इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कह सकते हो। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड है ना, ये लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया जब से ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, जब से यहाँ पर हरित क्रांति आई, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब से बूम आया है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चले जा रहा है और बढ़ता चले जा रहा है। और इंडिया करेंट टाइम पर एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है एग्रो केमिकल्स का। हम लोग बहुत सारा खाद अपने देश में खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब होता यहाँ पर यह है कि जब बहुत सारा खाद और बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि बन भी बहुत सारा रहा है तो लोग परचेज़ भी कर रहे हैं, और फसलों के अंदर जब ये एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को तो ख़त्म करता ही करता है, हमारे एग्रीकल्चरल लैंड को ही बर्बाद करता है। और साथ ही साथ में ये जो खाद है ये एक जहर की तरह फूड चेन के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे हमारे प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल हेल्थ सब बर्बाद हो जाती है। तो एक लिमिट से ज़्यादा भी खाद का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। एक लिमिट से भी ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो इसी नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या करना होगा, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को हमें कम करना होगा और इसका एक ऑल्टरनेटिव को ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस करना होगा। इसके बजाय हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर इनका यूज़ लगातार बढ़ता चला जाएगा ना, तो इससे सभी लोगों को बहुत बड़ा खतरा पहुँच सकता है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। नाउ अब करेंट टाइम पर सिचुएशन क्या है इस फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को लेकर भारत में, उसको समझते हैं। देखो साल 2020 की अगर हम लोग बात करें तो भारत ने लगभग 61 मिलियन टन के आसपास फर्टिलाइज़र को कंज्यूम किया था। आप इमेजिन कर सकते हो 61 मिलियन टन जो खाद है वो भारत के अंदर यूज़ किया गया साल 2020 में, जिसमें से 55% केवल यूरिया ही था। यूरिया जो आपको सफ़ेद कलर का दिखेगा, अब तो हरा कलर का भी आ रहा है क्योंकि इस पर नीम की कोटिंग हो जाती है ना। तो इसमें 55% यूरिया का भरपूर मात्रा में दबा कर इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये साल 2020 का डेटा है। लेकिन जब आप लोग साल 2021 में देखोगे तो ये जो फिगर है ये 61 मिलियन से 65 मिलियन हो गई, यानी कि जो खाद का यूज़ है वो बढ़ गया। साल 2020 में 61 मिलियन था, साल 2021 में ये 65 मिलियन हो गया। और यहाँ पर भी आप देखोगे जो यूरिया का यूज़ है वो बढ़ गया। और करेंट टाइम पर जो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन है, हमारे देश का जो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन है वो लगभग 42 से 45 टन के आसपास है। हम लोग हर साल इतना प्रोडक्शन करते हैं, तो आप कहोगे 42 से 45 प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग और यूज़ कर रहे हैं 65, ऐसा कैसे? तो देखो 42-45 टन हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन कुछ जो फर्टिलाइज़र है वो हम इंपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या है ना, लगभग आप कह सकते हो 18 मिलियन टन के आसपास भारत ने फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट भी किया है।
हम लोग बहुत सारा खाद जो है अलग अलग देशों से मंगाते भी हैं, हम लोग खुद भी बनाते हैं और मंगाते भी हैं। ये बात आपको समझ में आई। नाउ अब बात जब आती है पेस्टिसाइड के ऊपर, कीटनाशक के ऊपर, तो इन पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट किया जाता है, यानी इनको कंट्रोल किया जाता है एक एक्ट के माध्यम से जिसका नाम है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और इंसेक्टिसाइड रूल 1971। ये दो पर्टिकुलर कानून आपको देखने को मिलेंगे जिसके बेसिस पर पेस्टिसाइड को हम लोग रेगुलेट करते हैं, यानी कि वो चीज़ जो कि हम लोग कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फसलों के अंदर। फिर उसके बाद में जो इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, फंजाइसाइड, ये सब पेस्टिसाइड की कैटेगरी में ही आते हैं, ये सब कीटनाशक ही हैं। ठीक बात हो गई। अब इंडिया का जो पेस्टिसाइड मार्केट है ना, वो आप देखोगे वो लगातार बढ़ता चले जा रहा है। इंडिया का पेस्टिसाइड मार्केट 2021 में लगभग 212 बिलियन आपको इंडियन करेंसी में देखने को मिलेगा, इंडियन रुपये में देखने को मिलेगा, और ये 2027 तक लगभग 320 बिलियन इंडियन रुपीज़ में पहुंच जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो अपने आप में पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन भी बहुत हो रहा है और इसका यूज़ भी बहुत बढ़ रहा है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, तभी तो मार्केट यहाँ पर एक बूम पर चल रहा है। ये बात क्लियर हुई। लेकिन अब राइटर बोलते यह हैं कि भाई जितना भी यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ये तो समझो, कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से संबंधित क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो यहाँ पर आपको समझना होगा। तो पहली दिक्कत यहाँ पर यह है इन एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी जब खाद का एक गलत उपयोग हो रहा हो। ठीक है, तो बोला यह जाता है कि लगभग आज के टाइम पर हमारे देश में 525 डिस्ट्रिक्ट में से लगभग 292 जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पर 85% जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब आधे से भी कई गुना ज़्यादा जो खाद है सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खाद का कंजम्पशन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो बे इंतहा यहाँ पर आप कह सकते हो बिना किसी लिमिट के परचेज़ कर रहे हैं और इसका ओवर यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब इसका ओवर यूज़ होगा, एक लिमिट से ज़्यादा होगा, तो ये जो यूरिया है ना, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट के साथ साथ सभी चीज़ को डैमेज करेगा। और सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है कि क्योंकि इसके ऊपर कोई रोक टोक है नहीं, तो यूरिया को इतना भरपूर मात्रा में खरीदा जा रहा है और इसका गलत उपयोग भी किया जा रहा है, क्योंकि यूरिया सफ़ेद कलर का आपको देखने को मिलेगा और इसका गलत उपयोग हो रहा है डेयरी सेक्टर में, दूध में मिलावट कर दी जाती है यूरिया से, टेक्सटाइल सेक्टर में, कपड़ों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, पेंट में, फिशरीज़ में, इन सभी जगह पर यहाँ पर इसका यूज़ होने लगा है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से। और यूरिया का जो ये ओवर यूज़ है, यानी कि हर जगह पर यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से हमारी फसलें थोड़ी सी डैमेज हो रही हैं। क्योंकि यूरिया का जब आप लोग एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे, तो इससे जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी है, उसके अंदर जो उपजाऊपना है वो ख़त्म हो जाता है, और वो ख़त्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है फसल आगे से कम ग्रो होंगी और उससे क्या होगा, डायरेक्टली फार्मर के प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, फार्मर को ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। समझ में आई बात? तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी आप देखोगे जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स देखने को मिलते हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फॉस्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, और अगर हम लोग यहाँ पर इसको मिट्टी के अंदर ऐसे छोड़ देंगे ना, तो इससे क्या होगा, मतलब मिट्टी के अंदर खूब ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए फॉस्फेट नाइट्रेट का, तो इससे क्या होगा, जो वो मिट्टी है जब वो भागेगी कोस्टल वाटर के अंदर, तो आप कह सकते हो जो एक तरीके से जो फॉस्फेट नाइट्रेट है ना, ये सारी चीज़ें कोस्टल वाटर के अंदर, झील के अंदर, पानी के अंदर पहुंचेगा, और इससे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन मतलब ये होता है कि बहुत सारा फॉस्फेट नाइट्रेट सब पानी के अंदर पहुंचेगा, तो उससे पानी को बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो आप कहोगे तो अच्छी बात है, पानी को न्यूट्रिएंट मिलेगा। नहीं, अच्छी बात नहीं है। पानी को जब यहाँ पे एक ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलता है ना, तो इससे पानी के ऊपर काई जमने लगती है, एल्गाई जमने लगती है, और जब काई जम जाती है तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो सन की रेज़ हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो पानी के अंदर जाएंगी नहीं, क्योंकि काई जो है उस सूर्य की किरणों को रोक देगा, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं जा पाएगा, जिससे नीचे पानी के नीचे जो जानवर हैं उनका दम घुटकर मरने लगेंगे वो जानवर। ये यहाँ पर दिक्कतें नज़र आ सकती हैं। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आप एक मात्रा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो इन एग्रोकेमिकल्स का। साथ ही साथ में जो सॉइल हेल्थ है, यानी कि मिट्टी की जो यहाँ पर हेल्थ देखने को मिलती है ना, उसको भी यहाँ पर ख़राब कर देता है एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स अगर आप लोग एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो सॉइल के अंदर एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, सॉइल एसिडिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, इससे ग्रीन हाउस गैस भी यहाँ पर रिलीज़ होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में। साथ ही साथ में जो पेस्टिसाइड का यूज़ है, अगर यहाँ पर आप लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हो कीड़ों को मारने के लिए, और आपके पास में अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है,
और कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये कुछ भी नहीं पता है। तो अगर एक मात्रा से ये भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, तो ये इनफैक्ट फूड चेन में एंटर हो सकता है, इंसान की थाली में पहुंच सकता है, जिससे यहाँ पर इंसान की हेल्थ को यहाँ पर बुरी तरह से झटका लग सकता है। और सिचुएशन आज के टाइम पर यहाँ तक है कि करेंट टाइम पर लगभग 104 से ज़्यादा ऐसे कीटनाशक देखने को मिलेंगे जो कि अभी भी भारत के अंदर बन रहे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो आप कहोगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 104 ऐसे कीटनाशक है जो भारत में बन रहे हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जो कीटनाशक हैं वो बहुत सारे देशों में बैन है दुनिया भर के अंदर। तो वो वाले कीटनाशक भी हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारे देशों में इसलिए बैन है क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिकनेस ज़्यादा देखने को मिली है, जहरीलापना ज़्यादातर देखने को मिला है। तो इंडिया के अंदर अभी भी इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पर जागरूकता इतनी है नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है इन केमिकल फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर में। अब राइटर लास्ट में बोलते हैं व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए इसका उपाय, क्या होना चाहिए इसका हल। तो आपको बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। बायो फर्टिलाइज़र जैसे कि यहाँ पर बात आती है राइजोबियम की, राइजोबियम को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। राइजोबियम कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि सस्ता पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पड़ेगा और इससे हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है वो भी डेवलप होगा, इससे हमारी फसलें भी इंक्रीज़ होती हुई नजर आएंगी। तो राइजोबियम का इस्तेमाल करो। दूसरा, रूरल फर्टिलाइज़र बैंक यहाँ पर बनाओ, यानी कि कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स जो कि बहुत ख़तरनाक हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर रखी जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा जो नैनो यूरिया है उसको प्रमोट करना होगा, क्योंकि अभी यूरिया जो आता है वो दाने वाला आता है, पूरा कट्टा लेना पड़ता है, आपको पता होगा। नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया रिसेंटली यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है, एक बॉटल बनाई गई है, उस बॉटल के अंदर कुछ यहाँ पर नैनो यूरिया आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उस बॉटल के अंदर एक छोटी सी बोतल में कहाँ 50 किलो का कट्टा आ रहा है और कहाँ छोटी सी बोतल आ रही है, उस बोतल के अंदर नैनो यूरिया है, उससे आप लोग अपने पूरे फसल को एक तरीके से और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। अभी नैनो यूरिया को लेकर एक प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हो। बाकी आपको क्या करना होगा, फार्मर के पास में अवेयरनेस फैलानी होगी, जागरूकता फैलानी होगी कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र का कितना कितना यूज़ करना चाहिए और कौन कौन से फर्टिलाइज़र कितने कितने सही हैं, क्योंकि कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे भी हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं, दूसरी कंट्रीज़ में बैन है, वो अभी भी बिक रहे हैं। तो इसको लेकर फार्मर्स के पास में एक जागरूकता होनी चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, ये बात ज़रूर से ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। ये पूरा का पूरा आपको एडिटोरियल देखने को मिलेगा जो कि बात करता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रो केमिकल्स का कहाँ उपयोग हो रहा है, क्या स्थिति है, प्लस क्या दिक्कतें हैं और क्या सोल्यूशन है। तो एक अच्छा एडिटोरियल था, ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। नाउ आते हैं उसके बाद अगले एडिटोरियल पर। देखो जो अगला एडिटोरियल है ना, अब ये वाला एडिटोरियल मैंने आपको एक तरीके से संडे में ही पढ़ा दिया है, तो मतलब पिछले 2-3 दिनों से हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। कल ही मैंने आपको ये वाला एडिटोरियल पढ़ाया है। तो ये मतलब एक न्यूज़ हो जाती है ना, जो आ जाती है वो एडिटोरियल में राइटर उसी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो आपको 1000 बार पढ़ने की 100 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, काम खत्म। तो आप कहोगे नहीं पढ़ा हमने, तो मैं आपको बताता हूँ। कल वाला वीडियो ओपन करना और कल वाले वीडियो में थोड़ा सा लास्ट में चले जाना। कल वाले वीडियो में जैसे हम लोगों ने आज एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट किया ना, ऐसा हम लोग हर रोज़ करते हैं, अपने छोटे न्यूज़ आर्टिकल को कवर करके एडिटोरियल डिस्कशन को करते हैं। तो कल वाले वीडियो को ओपन कर एडिटोरियल डिस्कशन को ओपन करना, और एडिटोरियल डिस्कशन में आप लोग यहाँ पर पहला एडिटोरियल देखोगे, कल मैंने ये वाला डिस्कस किया है। वहाँ पर मैंने आपको सारी बातें बताई हैं कि आखिरकार ये एबॉर्शन को लेकर क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी हैं, क्योंकि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड है, जो अनमैरिड वीमेन है उनको भी 24 सप्ताह तक ये बढ़ा देना चाहिए, उनको ये भी जो टाइम है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए। तो कल मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, संडे में एक्सप्लेनेशन किया था, उससे पहले सैटरडे में किया था, उससे पहले यहाँ पर मैंने थर्सडे में किया था। तो लगातार हम लोग इसको एक सप्ताह से कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कल ही पढ़ा हुआ है, तो अभी यहाँ पर आज इसको ऊपर जोर देने की आवश्यकता नहीं। आप लोग कल वाले वीडियो से जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, कवर कर सकते हो। बाकी जो साथ में जुड़े हुए हैं उनको एक एक इन्फॉर्मेशन पता है, यह मुझे मालूम है, इतना विश्वास है मुझे, है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एडिटोरियल पर जब भी फोकस करो ना, आप लोग काम की चीज़ देखो। जैसे ये वाला आर्टिकल है और ये वाला आर्टिकल भी कल ही मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ एडिटोरियल्स होते हैं, मतलब एक टॉपिक है उस पर 50 आर्टिकल आ रहे हैं, उससे मत पढ़ो, एक बार में क्लियर कर लो। तो आप कहोगे ये वाला हम कहाँ से करेंगे? जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कल से, उन्होंने कल पढ़ लिया है। कहाँ भी पढ़ लिया है? कल जब वीडियो स्टार्ट हुआ है ना, तो सबसे पहला आर्टिकल हमने यही वाला कवर किया है। कल वाले वीडियो में जो थंबनेल वाला आर्टिकल है इंडोनेशिया वाला, उसको कवर करने के बाद में सबसे पहला आर्टिकल हमने यही कवर किया है।
जहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्थिति है जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज़ में, गांव वाले एरियाज़ में जो वाटर की कनेक्टिविटी है वो पहुँचा दी है। 62% तक वाटर की कनेक्टिविटी पहुँचा दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन है। और डिट्टो वही इन्फॉर्मेशन वापस से चेप दी गई है। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, इसको मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ कल वाला वीडियो ओपन करो, और कल वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। तो ओपन करोगे तो आपको ये दोनों आर्टिकल देखने को मिलेंगे। जो नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने कल वाला वीडियो देखा या मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि नए भी लोग काफ़ी सारे आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर आपको कैसे कवर करना है ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो बस खाली यही आर्टिकल थे आज डिस्कस करने के लिए। तो आप कहोगे आज डिस्कस ही क्या किया। एक बहुत अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर किया था। समझ में आई बात। आई होप आपको यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी है। अब फटाफट हम लोग आज की वोकैबलरीज को कवर करते हैं। ठीक है ना। आज की वोकैब्स क्या है, एक सेकंड को, वोकैब में यहाँ पर आती हैं। आज का सबसे पहला वोकैब है रेबल। रेबल मतलब विद्रोह करना या फिर डिफाई। दूसरा टॉपल। टॉपल मतलब गिर पड़ना या फिर फॉल। तीसरा आता है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मतलब नाजुक या फिर वीक। तीसरा मेस्ट्रो। मेस्ट्रो मतलब माहिर या फिर वर्चोसो। देन उसके बाद पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब सुहावना या फिर प्लेजेंट आप लोग कह सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं जिसका आप लोग डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं जिसका हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। एक सेकेंड को, आज पता नहीं क्या हो गया यार, न्यूज़पेपर बड़ी देर से अपलोड हो रहा है, क्योंकि ग्राफिक्स जब ज़्यादा होता है ना तो उसके बाद ऐसे ये परेशान करता है। चलो आ गए हम लोग। वैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो पढ़ लिया है ना थोड़ी देर पहले ही। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आज का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डेनिसोवन, कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किसके रेफरेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन है बी, एक अर्ली ह्यूमन स्पीशी के तौर पर देखने को मिलता है डेनिसोवन। डेनिसोवन एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है, यानी कि एक ऐसी प्रजाति जो कि विलुप्त हो चुकी है, जो कि ख़त्म हो चुकी है। ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो यही है कि जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए वो कल वाले वीडियो से कवर कर लेना। जो भी नए लोग हैं और जो पुराने हैं जिन्होंने कल वाला वीडियो देखा उनको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल वाले वीडियो में वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है ना। तो अगर हो चुके होते एक दो दिन कवर करे हुए तो उसको मैं वापस से कवर करता, लेकिन कल ही पढ़ाए तो यार कोई बात बनती नहीं है, ये आपको ही पता है ना। तो आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ से करना है, वो आप लोग देख रहे हो, क्योंकि फिर काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार पढ़ाया नहीं है। पढ़ा रखा है, कल ही वाले वीडियो में पढ़ाया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको एक बार विजिट करना। ठीक है ना। नाउ इसी के साथ में कर लेते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।